नमस्कार दोस्तों, एग्जामबंधु एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम बात कर रहे थे राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति की क्लास जो 10th की बुक है उसको हम पढ़ रहे थे। और उसकी एक क्लास हमारी हो गई थी जिसमें हमने इंडेक्स परिचय पढ़ा था। और उसके अलावा हमने जो है कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें जो भौतिक क्षेत्रों के जो पुराने ऐतिहासिक जो नाम है वो हमने पढ़े थे कुछ इम्पोर्टेंट। और इसके अलावा जो है आज हम आगे पढ़ेंगे इतिहास का जो है वो काल विभाजन है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो जैसे इतिहास का काल विभाजन, ठीक है। इतिहास का काल विभाजन में आपको जैसे क्या कैसे याद रखना है, मोटे तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में है वो विभाजित किया जाता है। यानी मानव के संपूर्ण इतिहास को क्या है, कितने कालों में भाई? 3 कालों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सा युग था? एक प्राक युग था, एक आद्य युग था और एक ऐतिहासिक युग था, ठीक है। प्राक युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य है वो उपलब्ध नहीं है। यानी इतिहास के वो काल, यानी जैसे आप देखो कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता और उसके जो बाद का जैसे काल है, यानी आप वैदिक सभ्यता देख लो, ठीक है। सीधी सी बात है, वैदिक सभ्यता क्या है? वैदिक सभ्यता के अंदर जो है वो लिखित साक्ष्य उनका क्या है, उपलब्ध है वो नहीं है। जहां पर जो है लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है उसको जो है वो प्राक काल भी या फिर प्राक युग भी कहते हैं, ठीक है। अर्थात मानव लेखन कला से अपरिचित था। इस समय मानव है वो लेखन कला से अपरिचित था, ठीक है। तो वो हो गया प्राक युग। उसके बाद में आता है दूसरा आद्य युग। आद्य युग की संज्ञा इतिहास के उस काल को दी जाती है जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है या फिर वे अस्पष्ट है अथवा उनकी लिपि को अभी तक पढ़ना संभव नहीं हुआ हो। यानी दो चीज हो गई, अपन ने दो चीज पढ़ी। एक तो अपन ने पढ़ा कि जो है वो प्राक काल है। कौन सा काल पढ़ा भाई? एक तो अपन ने प्राक युग पढ़ा, ठीक है। एक प्राक युग पढ़ा। प्राक युग कौन सा युग है? वह युग है जहां पर है वो लेखन कला से मानव अपरिचित था, ठीक है। लेखन कला से अपरिचित था मानव। लेखन कला से जो मानव है वो अपरिचित था। एक चीज तो आपको ये ध्यान रखना है, हालांकि ये प्रश्न अब नहीं आते हैं, लेकिन क्या है कि इतिहास को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे इतिहास के अंदर हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक, जो प्राग ऐतिहासिक जो बोलते हैं वो इसको बोलते हैं कि वह इतिहास जो प्राक युग से संबंधित हो, अर्थात जिसमें मानव है वो लेखन जो कला है उसे अपरिचित था, या फिर उस इतिहास में जो है उस इतिहास से संबंधित क्या है भाई, लिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य है वो उपलब्ध नहीं था, ठीक है। लिखित साक्ष्य वो क्या है, उपलब्ध नहीं था। उसको क्या कहते हैं भाई? लिखित साक्ष्य क्या है, उपलब्ध नहीं था। उसी काल को क्या है, जो है वो प्राक युग है वो कहते हैं। उसके बाद में दूसरा जो है वो युग आता है आद्य युग। और आद्य युग के बारे में आपको जो है वो क्या बताया था मैंने भाई? आद्य युग वह युग है। आद्य युग कौन सा? आद्य युग वह युग है जिसमें जो है कुछ चीजें तो लिखी हुई है, लेकिन क्या है, या तो अस्पष्ट है, या अगर अस्पष्ट नहीं है तो उस लिपि को अभी तक है वो पढ़ना संभव नहीं हुआ। यानी आप ये कहें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो है वो लिपि है वो अभी तक क्या है, पढ़ी नहीं गई है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है अभी तक वो पढ़ी नहीं गई है, तो वो कौन सा युग है? आद्य युग है। यानी उसके किस तरह की भाषा है, किस तरह की लिपि है, आज तक है वो उसको कोई पढ़ नहीं पाया है। तो वो जो उसको कौन सा युग दिया गया है, उसको आदि युग की है वो संज्ञा दी गई है, ठीक है। ऐतिहासिक युग उस काल के इतिहास को कहा जाता है जिसके संबंध में स्पष्ट और सुपठित जो है लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। यानी आप कहोगे कि प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक तो जो प्राग युग से संबंधित है, यानी जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक। और उसके बाद में आता है ऐतिहासिक युग। ऐतिहासिक युग वो होता है, इतिहास का वह युग होता है जिसमें स्पष्ट एवं सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। यानी ऐतिहासिक हम उसी को बोलते हैं जिसमें स्पष्ट हो, पठित हो और लिखित साक्ष्य हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक बोलते हैं। यानी इन अर्थों में भारतीय इतिहास के कालक्रम को इस प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। यानी प्राक युग हो गई, ये युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक था। यानी प्राक युग कौन सा हो गया भाई? सृष्टि के आरंभ से लेकर के
सृष्टि के आरंभ से लेकर के हड़प्पा सभ्यता से जस्ट पूर्व का था, क्योंकि मैंने अभी कहा था सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसकी लिपि आज तक पढ़ना संभव नहीं हुआ या फिर अस्पष्ट हो, वो आदि युग से संबंधित है। ठीक है, तो जो सृष्टि के निर्माण काल से लेकर के जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से जस्ट पूर्व तक की जो सब युग है, काल है, उसको प्राक युग कहा गया और उसके इतिहास को प्रागैतिहासिक कहा गया। ठीक है, और उसके बाद में जो है आद्य युग आता है, तो ये युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईस्वी पूर्व तक रहा है। यानी आपने पढ़ा है कि जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता में आपने पढ़ा है कि वो जो चीजें हैं वो लिखी हुई नहीं है, वो एक दूसरे से आगे सुन सुन के है, वो उसका ज्ञान है, वो उसका ज्ञान का प्रसार किया गया। जैसे महाभारत है तो उसमें भी ये कहा गया कि है वो सुन के है वो आगे प्रसार किया गया। यानी हड़प्पा सभ्यता से लेकर के जो 600 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है, 600 ईस्वी पूर्व तक, ये जैसे राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तक में दे रखी है, इसलिए हम इसको कैसे मानेंगे भाई, ऑथेंटिक मानेंगे। ठीक है, तो आद्य युग कब का है, हड़प्पा काल से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक रहा है। ठीक है, उसके बाद में ऐतिहासिक युग हुआ और ये 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के वर्तमान तक क्या है भाई, जारी है। क्यों? क्योंकि ऐतिहासिक युग में क्या है, स्पष्ट सुपठित एवं लिखित साक्ष्य है वो उपलब्ध है, इसलिए ये कौन सा हो गया भाई, ऐतिहासिक युग हो गया। तो 3 युग हो गए, प्राक युग, आद्य युग और ऐतिहासिक युग। ठीक है, तो ये हो गए अपने क्या है भाई, 3 युग हमने पढ़ लिए। हालांकि यहां से प्रश्न है वो क्या है, नहीं आता है, लेकिन आपको है वो समझने के लिए चीजें याद रखना जरूरी है भाई। ठीक है, उसके बाद में प्रागैतिहासिक राजस्थान, यानी राजस्थान के अंदर यहां से है वो कभी कभी प्रश्न आते हैं, राजस्थान के अंदर प्रागैतिहासिक राजस्थान यानी प्राक युग में राजस्थान का है वो क्या क्या साक्ष्य मिले हैं या फिर क्या योगदान है। प्राक युग कौन सा, लेखन कला से अपरिचित रहे या फिर लिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य जिसके उपलब्ध नहीं है वो कौन सा है भाई, प्राक युग है। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर ऐसी कौन सी घटनाएं इस काल के अंदर हुई जिसमें राजस्थान को प्राक युग के अंदर है वो जिन चीजों को शामिल किया गया है उसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे देखो, मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ। आप सभी को पता है कि चाहे विश्व की मेसोपोटामिया सभ्यता हो, चाहे अपने सिंधु घाटी सभ्यता हो, अपने राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता हो, जितनी भी सभ्यताएं हैं उनका उदय कहाँ पर हुआ भाई, नदी घाटियों में हुआ। ठीक है, आहड़ सभ्यता हो, कितनी भी आप सभ्यता देखोगे, लगभग सभी जो सभ्यताएं हैं उनका उदय कहाँ हुआ है भाई, नदी घाटियों में हुआ है। यानी मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ है, क्योंकि नदी घाटियों में जल की प्रचुरता के कारण यहाँ अपने आप होने वाले कंद मूल फल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। सघन वनों के कारण यहाँ मांस एवं पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सैकड़ों वर्षों पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी, यदि भी राजस्थान का एक बड़ा भाग आज क्या है भाई, मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थली भूमि में समुद्र विद्यमान था। ठीक है, क्या था भाई, समुद्र विद्यमान था। यहाँ सरस्वती तथा द्वैसदती नदियां इस समुद्र में आकर गिरती थी। तो यहाँ पर आपको एक प्रश्न बनता है कि जो है प्रागैतिहासिक काल में राजस्थान के अंदर जो मरुस्थल के अंदर, राजस्थान में मरुस्थल के अंदर है वो कौन सी नदियां जो है वो प्रवाहित होती थी, या कौन सी नदियां है वो विद्वानों की मान्यताओं के अनुसार थी। तो आप कहोगे सर एक तो सरस्वती नदी और एक द्वैसदती नदियां हैं, वो जो है जो इस समुद्र में आकर गिरती थी, और जहां पर मरुस्थल है वहां पर है जो है एक समुद्र विद्यमान था। ये आपको ध्यान रखनी है। ये स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा क्या थी भाई, उपयुक्त थी। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भू भागों में से एक होने का गौरव प्राप्त हुआ। यानी जो है राजस्थान के प्राचीनतम भूभागों में से जो राजस्थान ऐसा है जहां पर मानव सभ्यता का जो है वो उदय हुआ है भाई। कहाँ पे हुआ है, कालीबंगा में हुआ है। ठीक है, कालीबंगा में हुआ है। तो ये अपने जो है वो मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को क्या है, पाषाण काल कहते हैं, और इसे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, यानी मानव सभ्यता के उद्भव के किस काल को पाषाण काल कहा गया, यानी राजस्थान के अंदर जब मानव सभ्यता उद्भव हुई, ठीक है, मानव सभ्यता का उद्भव हुआ, इस काल को कौन सा काल कहा गया भाई, उस काल को पाषाण काल है वो कहा गया है। ठीक है, इस काल को क्या कहा गया है, पाषाण काल है वो कहा गया है। ठीक है, और राजस्थान के अंदर 3 पाषाण काल के रूप में बांटा गया, पूर्व पाषाण काल,
मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। ठीक है, ये चीजें जो है वो इजी है, आप सभी को याद रह जाएगा। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल, ये चीजें आप पढ़ते हो। ठीक है, हालांकि यहाँ से प्रश्न आने की संभावना ही है वो नेक के बराबर है। ठीक है, अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो जो मैं कहूँ कि यहाँ से प्रश्न आने वाला है उसको आप एज ए फैक्ट्स है वो नोट शॉर्ट में नोट करते चलें भाई। ठीक है, अब देखो हम तीनों को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल में क्या है भाई? राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ ये निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में हुए उत्खननों से प्राप्त विभिन्न प्रकार की पाषाण, विशेष रूप से क्वार्टजाइट पत्थर के अनेक उपकरणों से, यानी पूर्व पाषाण काल में क्या है, यहाँ पर विभिन्न स्थानों से उत्खनन हुआ था, उत्खनन किया था, उसमें पाषाण, विशेष रूप से क्वार्टजाइट पत्थर, पाषाण होता है पत्थर। ठीक है, तो क्वार्टजाइट पत्थर से बने अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति क्या थी भाई? विद्यमान थी। यहाँ पर 1870 ईस्वी में सी हैकट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुंठार हैंड एक्स की खोज निकाली भाई। सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला प्रश्न अपना है वो यहीं से बनेगा भाई। ठीक है, इस टॉपिक का पहला प्रश्न यहीं से बनेगा कि सन 1870 ईस्वी में सीए हैकट ने, यहां से प्रश्न आता कब? 1870 में। याद रखनी है कब? 1870 में। किसने? सीए हैकट ने। कहां पर? जयपुर और इंद्रगढ़ में। कौन से भाई? पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन, किस काल की भाई? ठीक है, ये भी याद रखना। क्या मिला? कौन सा औजार मिला? हस्त कुठार है वो खोज निकाली भाई। ठीक है, यानी आप देखो ये आपको चीज याद रखनी है भाई। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। 1870 में सीए हैकट ने जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुंडार है वो खोज निकाली। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आपकी जो है वो नोट्स की पहली लाइन ये होनी चाहिए। इस आज की जो है वो इंपॉर्टेंट लाइन ये है। इसी युग से, उसके बाद में देखो आगे, इसी युग के अनेक उपकरण खोज निकाले, यानी कुछ समय पश्चात शेटनकार ने, ठीक है, शेटनकर ने झालावाड़ से, ठीक है, इसी युग के अनेक उपकरण खोज निकाले। यानी आप पहला आपको पढ़ना है किसको भाई? सीए हैकेट को। ठीक है, सीए हैकेट ने क्या है? जयपुर और इंद्रगढ़ से है जो है हस्त कुंडार। 1870 में क्या भाई? हस्त कुंठार नामक है वो जो कुल्हाड़ी है वो उन्होंने खोज निकाली, सीए हैकट ने। उसके बाद में शेटनकर, ठीक है, उसके बाद में जो है वो शेटनकर था। उसके बाद में आपको याद रखना है कि सर शेटनकर ने जो है, शेटनकर ने झालावाड़ से इसी युग के, यानी पूर्व पाषाणकालीन के, इसी युग का मतलब होता पूर्व पाषाणकालीन के अनेक उपकरण है वो खोज निकाले हैं। इसके बाद में योजनाबद्ध रूप से उत्खनन हुआ और उत्खनन में भारतीय पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग नई दिल्ली और डेक्कन कॉलेज पूना के वीरेंद्रनाथ मिश्र, देखो ये याद रखना है, ठीक है ना, भारतीय पुरातत्व संग्रहालय विभाग नई दिल्ली और डेक्कन कॉलेज पूना के क्या है भाई? वीरेंद्रनाथ मिश्र, जिसे हम वीएन मिश्र कहते हैं। राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के आरसी अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरीशचंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया। अब देखो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है? यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि राजस्थान की जो पूर्व पाषाणकालीन जो है विभिन्न जो सभ्यता मिली, जो है पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति है, उनको सामने लाने के लिए किस किस ने है वो प्रयास किया। तो आपने देखा कि सबसे पहले 1870 में सीए हैकट आया था और सीए हैकट ने जो है वो जयपुर और इंद्रगढ़ के अंदर क्या भाई हो जी? हस्त कुंडार। ये कहाँ की है भाई? पूर्व पाषाणकालीन है। ठीक है, ये पत्थर से बनी है, पूर्व पाषाण का मतलब हो गया पत्थर से, और ये खोज निकाली। उसके बाद में शेटनकार ने झालावाड़ जिले के अंदर ऐसी है वो विभिन्न औजार है, उपकरण है वो खोजे। ठीक है, फिर राजस्थान में कालांतर में इस जो पूर्व पाषाणकालीन संबंध में जो है वो काम किया, वो किया एक तो आरसी अग्रवाल ने और एक किया वीएन मिश्र ने, वीरेंद्रनाथ मिश्र और आरसी अग्रवाल। डॉक्टर विजय कुमार और हरिश्चंद्र मिश्र भी इसके अंदर जो है वो साथ था। ठीक है, हरिश्चंद्र मिश्रा ये साथ था। और इन्होंने क्या किया भाई? पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता है उसमें क्या है, इन्होंने खोज का है वो योगदान दिया। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में क्या है, इनके प्रयत्नों से राजस्थान में अजमेर,
अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालोर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की प्रमुख नदियों, विशेष रूप से चंबल, बनास और उनकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन उपकरण है वो प्राप्त हुए हैं। जालौर से इस युग के उपकरणों की खोज का श्रेय बीएस आलचिन को है। स्पष्ट है कि उपयुक्त संपूर्ण भूभाग पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का है वो प्रसार था। अब देखो, अब इसके अंदर है अपना जो प्रश्न कैसे बनेगा। तो देखो, प्रश्न तो अपन ने भाई पढ़ा कि भाई हम जो है वो पाषाण काल को 3 भागों में है वो हमने बांटा। कौन सा था भाई? एक तो पूर्व पाषाण काल था, ठीक है। दूसरा हमने कहा हम पढ़ेंगे भाई पूर्व पाषाण के बाद में हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण, और तीसरा हम पढ़ेंगे उत्तर पाषाण, ठीक है। यानी पूर्व, मध्य और उत्तर पाषाण काल पढ़ेंगे। ये तो हमने पढ़ा कि भाई हम इसको 3 भागों में डिवाइडेशन करेंगे। अब राजस्थान के अंदर है इन तीनों की जो चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है, और एग्जामिनर है वो ये चीजें पूछते हैं। कैसे पूछेगा? यानी पूर्व पाषाण काल के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर 1870 में, ठीक है, आप लिख लेना सीए हैकट, ठीक है, नोट्स लिख लेना भाई 1870 सीए हैकट द्वारा। कहां पर? जयपुर व इंद्रगढ़, दोनों शब्द लिख लो, ठीक है। एक कोई भी आ सकता है, जयपुर एंड इंद्रगढ़, ठीक है। जयपुर और इंद्रगढ़ से मिला है भाई कौन सा? हस्त कुठार। नाम याद रखना है, ठीक है। हस्त कुठार है, इन्होंने खोज निकाली है भाई। और ये क्या है? ये औजार है, पूर्व पाषाणकालीन औजार है। पूर्व पाषाण के अंदर आपको और रखना है जो है वो किस किसने खोज की थी? तो वीरेंद्रनाथ मिश्र, ठीक है, वीरेंद्रनाथ मिश्र थे एक तो, और एक आरसी अग्रवाल, ठीक है। एक अपने कौन से थे भाई? एक आरसी अग्रवाल थे। इन दोनों ने है वो मिलकर खोज की थी। ये तो अपने राजस्थान जो पुरातत्व विभाग, संग्रहालय विभाग है उससे संबंधित है, और ये जो नई दिल्ली जो है वो पुरातत्व विभाग है भारत का, उससे संबंधित है, और डेक्कन कॉलेज पूना से संबंधित है। इनके अलावा 2 नाम और पढ़े थे हमने, एक तो हरीशचंद्र मिश्र पढ़ा था, ठीक है, एक हरीशचंद्र, ठीक है भाई, हरीशचंद्र मिश्रा पढ़ा था। हालांकि ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ध्यान रखना भाई इसमें दे रखा है। और एक था भाई डॉक्टर विजय कुमार। कौन सा था भाई? डॉक्टर विजय कुमार था। इनके क्या है, इन्होंने प्रयास किए, और इनके प्रयासों से क्या हुआ भाई, पूर्व पाषाणकालीन चीजें हैं वो अपने को मिली। यानी आपको इंपॉर्टेंट है वो चीजें याद रखनी है। 1870 सीए हैकट और हस्तकुटार और वीएन मिश्र, ये नाम याद रखना है, ठीक है। मेन तो वीएन मिश्र और आरसी अग्रवाल है, अपने बार बार काम में आएंगे। इसके बाद में पूर्व पाषाणकालीन के अंदर हमने ये पढ़ा था कि देखो ये क्षेत्र कौन सा? अजमेर है, अलवर है, ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, जयपुर है, झालावाड़ है, जालोर है और जोधपुर है, पाली और टोंक। यानी इन क्षेत्रों के जो नदियां हैं, और विशेषकर चंबल और बनास जो है, बनास नदी, इसकी सहायक नदियों के किनारे कौन सा उपकरण प्राप्त हुआ? पूर्व पाषाणकालीन उपकरण है वो प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इसके अंदर अपने को जो याद रखने वाली चीज है वो चीज है जालोर वाली। कौन सी चीज है भाई? ठीक है, जालोर वाली चीज है, आपको याद रखना है। प्रश्न यही आएगा भाई, जालोर का प्रश्न आएगा। क्या आएगा भाई? पूर्व पाषाणकालीन युग की जाल उपकरण है, ठीक है। जालोर में है वो खोज का श्रेय है वो किसे दिया गया? ठीक है, तो पूर्व पाषाणकालीन युग का जो है उपकरण का जालोर में जो खोज का श्रेय है वो बी आलचिन को दिया गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसका नाम भाई, बी आलचिन, ठीक है। बी आलचिन को है वो दिया गया है, इसका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ये कहां पर है भाई? जालोर। और किस युग की है? पूर्व पाषाणकालीन। ये 3 चीजें आपको याद रखना है, बी आलचिन, जालोर, पूर्व पाषाणकालीन, ये सारी चीजें आपको है वो इसके अंदर याद रखनी है भाई, ठीक है। तो इसके अलावा जो है इंपॉर्टेंट चीजें यही है, ये आपको लिखनी है। इसके अंदर 2 इफेक्ट सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, सीए हैकट और बी आलचिन। बी आलचिन जालोर था, सीए हैकट जयपुर इंद्रगढ़ में हस्त कुटार 1870 में इन्होंने ढूंढी है, ठीक है। ये 2 चीजें यहाँ पर याद रखनी है आपको। अगर आप एक बार इस 10th की पुस्तक को पढ़ करके और एक बार आप इसका शॉर्ट नोट्स अगर आपने बना लिए ना, तो आपके है वो जिंदगी भर का ये है जो है खत्म हो जाएगा भाई इसके जो लफड़ा। क्योंकि फिर बार बार क्या है, आपको सिर्फ रिवीजन करना रहेगा, ये पुस्तक वापस उठा करके पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार आप इसका जो है फैक्ट्स साइड में लिख लोगे तो, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब मध्य पाषाण कालीन है, इसके प्रागैतिहासिक काल में मध्य पाषाण काल रहा है। यानी मध्य पाषाण काल में क्या था भाई? ये देखो, ये मध्य पाषाण काल है जिसके बारे में हमने पढ़ा था, मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी की दूसरी कड़ी के रूप में, ठीक है। राजस्थान के प्रागैतिहासिक काल में मध्य पाषाण काल रहा है। यानी पश्चिमी राजस्थान में, यानी पश्चिमी राजस्थान
पश्चिमी राजस्थान में लूणी व उसकी सहायक नदियां चित्तौड़ की बेड़च नदी, विराटनगर से मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले। अब देखो यहां से है वो प्रश्न आते हैं भाई, प्रश्न आते हैं कि किस जगह से पूर्व पाषाणकालीन और मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले। तो मध्य पाषाणकालीन उपकरण कहां से मिले हैं? एक तो लूणी उसकी सहायक नदी से, ठीक है, दूसरी चित्तौड़गढ़ की बेड़च नदी घाटी है वहां से, और विराटनगर से। ठीक है, आपको तीन चीजें याद रखनी है भाई। ठीक है, प्रश्न आता है कि जो मध्य पाषाणकालीन जो है उपकरण है राजस्थान से कहां से मिले, तो लूणी नदी वह सहायक नदी। ठीक है, ये लिख लो आप, मध्य पाषाण काल के आगे लूणी नदी व सहायक नदी, कोमा लगा लो। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ की बेड़च नदी, ठीक है, चित्तौड़ की बेड़च नदी लिख लो। चित्तौड़ की कौन सी भाई? बेड़च नदी लिख लो, और उसके बाद में कोमा लगा लो, और फिर आप लिख लो उसके अंदर है चित्तौड़गढ़ की बेड़च नदी के बाद में विराटनगर से। ठीक है, विराटनगर लिख लो, विराटनगर। और यहां से कौन से मिला भाई? मध्य पाषाण काल मिले। ठीक है, मध्य पाषाण काल के आगे ये तीन शब्द है वो लिख लो। ठीक है, आपको याद रखने हैं ये तीन शब्द, यहाँ पर है वो मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले। इस काल के उपकरण छोटे, हल्के, कुशलता से निर्मित है। ये उपकरण जेस्पर, एगेट, चर्ट, कार्निलियन, क्वार्टजाइट व कैल्सेडोनी आदि पाषाणों से बने हैं। देखो यहां से हालांकि प्रश्न आता नहीं है, लेकिन बाकी जो प्रश्न बनाए अगर, तो एग्जामिनर यहां से भी बना सकता है कि ये उपकरण, निम्न उपकरण जेस्पर, एगेट, चर्ट, कार्नेलियन, क्वार्टजाइट और कैल्सेडोनी, ये उपकरण है जो किस पाषाण काल के हैं। ठीक है, तो ये मध्य पाषाण काल के उपकरण हैं। तो ये भी आपको है वो क्या ध्यान रखना है, जिनमें ब्लेड, इग्रेवर, ट्राइंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज, स्क्रैपर, पॉइंटर आदि उल्लेखनीय है। ठीक है, पत्थर के बने इन छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ, लघु पाषाण उपकरण कहा गया है। यानी माइक्रोलिथ और लघु पाषाण काल, यानी जब हमने पढ़ा था पूर्व पाषाण काल पढ़ा था, उस समय जो उपकरण मिले थे वो क्या है? बड़े बड़े उपकरण थे। ठीक है, उसके बाद में कुछ सालों बाद में जब मध्य पाषाण कालीन आया, उस समय के उपकरण कैसे होने लगे भाई? उस समय के उपकरण है वो छोटे उपकरण होने लग गए थे। ठीक है, हल्के उपकरण हो गए, और कुशलता से जो है वो यूज करने वाले हैं जो उपकरण हो गए, या फिर ऐसा कह सकता है कि उन उपकरणों के अंदर है वो स्किल्स है वो यूज की गई थी। ठीक है, यानी माइक्रोलिथ, लघु पाषाणकालीन जो है उपकरण बन गए थे। और ये जो है सब किससे संबंधित है भाई? मध्य पाषाणकालीन है। कहाँ से मिले? लूणी व सहायक नदियों पर, चित्तौड़गढ़ की बेड़च नदी और विराटनगर। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में आ गया उत्तर या फिर नव पाषाण काल। ठीक है, क्या आ गया भाई? उत्तर या फिर नव पाषाण काल आ गया। भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी उत्तर या नव पाषाणकालीन सभ्यता का क्या हुआ भाई? उदय हुआ। ठीक है, ये जो नाम है वो याद रखने हैं आपको, अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़ और जोधपुर। ठीक है, आदि स्थानों से उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता के अनेक उपकरण प्राप्त हुए, जिसमें भीलवाड़ा का बागोर और मारवाड़ के तिलवाड़ा नामक स्थानों से प्राप्त उपकरण विशेष रूप से उल्लेखनीय है भाई। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखनी है। कौन कौन सी याद रखोगे? प्रश्न आता है, मैंने अभी आपको बताया था कि प्रश्न आता है। ठीक है, कि निम्न में से जो कौन सा जो क्षेत्र है वो उत्तर पाषाण कालीन से संबंधित है, और उसके अंदर लिखा आएगा नागौर, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, जयपुर, उदयपुर और चित्तौड़ और जोधपुर। जब आप देखोगे मध्य पाषाण कालीन में, तो वहां पर जो है हमने उससे पहले पूर्व पाषाण कालीन में हमने जोधपुर पढ़ा, चित्तौड़ पढ़ा, ठीक है, जयपुर पढ़ा, उसके अंदर उदयपुर नहीं था, और सीकर, झुंझुनू और नागौर नहीं थे। यानी आपको यहां से याद रखना है कि एक नागौर, सीकर और झुंझुनू, अजमेर भी उसमें था। नागौर, सीकर और झुंझुनू जहां पर शब्द आए वो कौन सा आप करोगे? नव पाषाण कालीन है वो करोगे। ठीक है, ये उत्तर और पूर्व पाषाण कालीन में ये शब्द नहीं थे, उत्तर और नव पाषाण कालीन एक ही है। तो यहाँ पर नागौर, सीकर, झुंझुनू तीन शब्द याद रख लेना। बाकी तो ये क्या है, उसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। यानी इन बाकी जिलों के अंदर पूर्व पाषाण कालीन में भी उपकरण मिले हैं और नव पाषाण कालीन भी उपकरण मिले हैं। ठीक है, मुख्यतः ये तीन है। और उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि जो भीलवाड़ा के बागौर और मारवाड़ के जो तिलवाड़ा नामक स्थान है, ठीक है, बागौर और तिलवाड़ा, ठीक है, मारवाड़ का तिलवाड़ा अभी वर्तमान में बाड़मेर में, और एक भीलवाड़ा का बागौर, दो क्षेत्र ऐसे हैं, दो क्षेत्र जो विशेष रूप से है उल्लेखनीय है, और ये नव पाषाण कालीन क्षेत्र है भाई, ये याद रख लेना।
प्रश्न भी आएगा कि तिलवाड़ा क्षेत्र है वो किस काल से संबंधित है, तो नवपाषाण काल से संबंधित है, या फिर ऐसा आएगा कि निम्न में से कौन सा स्थान है वो उत्तर या नवपाषाण कालीन से संबंधित है, तो वो हो जाएगा भीलवाड़ा का है बागौर और तिलवाड़ा का जो है मारवाड़ का तिलवाड़ा, या फिर हम ये कई बाड़मेर का तिलवाड़ा स्थान है वो है। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। ठीक है, यहां से प्रश्न है वो बनते हैं भाई। उसके बाद में देखो राजस्थान में धातु काल, कौन सा काल है भाई राजस्थान के अंदर? राजस्थान में है धातु काल। अब देखो धातु काल के अंदर आपको क्या याद रखना है, वही ताम्र पाषाण काल, ताम्र और ताम्रकांस्य काल। धातु काल के अंदर है राजस्थान के 3 कालों के अंदर हम पढ़ेंगे कौन से काल इन्होंने डिवाइडेशन कर दिया। यहाँ से प्रश्न है वो सबसे ज्यादा आते हैं राजस्थान के, यदि काल के प्रश्न आते हैं तो यहाँ से प्रश्न है वो ज्यादा आते हैं धातु काल से, जिसमें ताम्र पाषाण काल है, ताम्र काल है और ताम्रकांस्य काल है। धातु काल के अंतर्गत राजस्थान के भी अनेक स्थानों से ताम्र पाषाण ताम्र काल के अवशेष मिले हैं, जो तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव सांस्कृतिक विकास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में गणेश्वर, सीकर, ठीक है। अब देखो यहाँ से अपना है वो प्रश्न शुरू हुए थे बनने, कौन से भाई? एक तो ताम्रकालीन जो है ताम्रकालीन संस्कृति, ठीक है, यहाँ से है अपने जो प्रश्न बनेंगे, यहाँ से आपको है वो लिखना है। ठीक है, यहाँ से वापस आपको लिखना है ताम्रकालीन जो है संस्कृति। ठीक है, ताम्रकालीन संस्कृति के जो स्थल कौन से हैं ये आपको लिखना है। ये प्रश्न आपको पता है, बहुत बार आपने पीवाईक्यू में पढ़ा होगा, सब जगह ये पूछा जाता है। ठीक है, तो गणेश्वर हो गया भाई, कौन सा हो गया? गणेश्वर हो गया, जो ताम्रकालीन गणेश्वर हो गया। ठीक है, ये कौन सा हो गया भाई? गणेश्वर। एक तो हो गया आपके गणेश्वर, गणेश्वर जो है सीकर में, दूसरा है कालीबंगा हनुमानगढ़, तीसरा गिलुंड राजसमंद, चौथा आहाड़ और झाड़ोल उदयपुर, पिंड पांडलिया चित्तौड़, कुराड़ा नागौर, साबणिया एवं पुगल बीकानेर, नंदलालपुरा किरडोत चीथवाड़ी जयपुर। ठीक है, और एलाना जालोर और बूढ़ा पुष्कर अजमेर, कोल महाली सवाई माधोपुर, मल्हा भरतपुर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है भाई। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर देखिए कि भाई धातु काल के अंदर एक तो ताम्र पाषाण यानी ताम, यहाँ पर जो है वो तांबा और पाषाण मिक्स है, फिर खाला तांबा है और फिर तांबा और जो कांस्य है वो मिक्स है, यानी ताम्र कांस्य युग है, जिसके अंदर आपको पता है कि कांस्य कैसे बनता है, तांबा प्लस टिन। ठीक है, तांबा प्लस टिन मिलाते हैं। पुराने समय में जब जो थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता काल या फिर उसके बाद में जो काल था, उसके अनुसार जो है तांबा, ठीक है, तांबा कहाँ से लाते थे भाई? वो खेतड़ी में होता है हमारे यहाँ पर तांबा, तो ताम्र वो कहाँ से लाते थे? खेतड़ी से लाते थे। ठीक है, और उस समय टिन होता था, टिन सबसे ज्यादा कहाँ होता था भाई? अफगानिस्तान में। ठीक है, तो टिन कहाँ से लाते थे? वो अफगानिस्तान से लाते थे, तब वो वहां पर टिन और तांबा खेतड़ी से लाते थे, इन दोनों को मिला करके वो क्या बनाते थे? वो बनाते थे कांस्य। ठीक है, इसलिए उस सभ्यता को क्या कहते हैं भाई? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते थे। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है, टिन और तांबा मिलकर के क्या बनता है? कांसा बनता है। ये आपके जो है मिश्र धातु से संबंधित प्रश्न है जो साइंस के अंदर आता है। ठीक है, अब देखो तो भाई जो इसके अंदर भी ताम्र है, इसके अंदर भी ताम्र है और इसके अंदर भी ताम्र है, यानी तांबा है इस काल के अंदर फिक्स था, इसलिए जो है वो राजस्थान की जो ताम्रकालीन संस्कृति है उससे संबंधित जो स्थल है वो आपको याद रखना है भाई। ठीक है, यानी गणेश्वर एक मान लो, सीकर में, ये सारी याद रखना है। ठीक है, दूसरा कालीबंगा भी, देखो कालीबंगा भी कौन सा है? ताम्रकालीन संस्कृति से संबंधित है, तो यह आपको ध्यान रखना है, हनुमानगढ़ में है। तीसरा आप क्या याद रखोगे सर? गिलुंड है, जो गिलुंड कहाँ है? राजसमंद में है, ये भी आप याद रखोगे। उसके बाद में आहाड़ उदयपुर में है और झाड़ोल। ठीक है, आहाड़ प्लस झाड़ोल दोनों कहाँ है? दोनों ही उदयपुर में है, तो ये दोनों चीजें भी आपको याद रखना है। उसके बाद में पिंड पांडलिया चित्तौड़गढ़ के अंदर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रश्न अलग से भी आता है भाई। ठीक है, कि पिंड पांडलिया है उसका संबंध किस जिले से है भाई? ठीक है, पिंड पांडलिया का संबंध है वो किस जिले से है? इसका अलग से भी प्रश्न आता है, तो चित्तौड़ से है, कुराड़ा नागौर से है, साबणिया एवं पुगल बीकानेर से है। ये जो शब्द दे रखे हैं इनका इस काल से भी संबंधित प्रश्न आता है, और सीधा भी प्रश्न आता है कि निम्न में से जो कौन सा है स्थान है वो जयपुर से संबंधित नहीं है, या निम्न में से कौन सा ताम्रकालीन स्थान है वो जयपुर जिले से संबंधित नहीं है। ऑप्शन में आएगा नंदलालपुरा
किरडोत, चीथवाड़ी, और एक आ जाएगा साबणिया, पुगल, कुराड़ा, कोल महाली, मलाह। एक कोई भी ऑप्शन आ जाएगा, 3 ऑप्शन ये आ जाएगा। ऐसा प्रश्न आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा जयपुर से संबंधित नहीं है। तो आपको ताम्रकालीन के अंदर याद रखना है, या ताम्रकालीन याद रहे या नहीं रहे, ये चीज आपको याद रखनी है कि जो है वो कौन सा किस जिले से संबंधित है। कैसे नंदलालपुरा किस जिले से संबंधित है, किरडोत और चीथवाड़ी। नंदलालपुरा, किरडोत, चीथवाड़ी, नंदलालपुरा, किरडोत, चीथवाड़ी है वो जयपुर से संबंधित है। बार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। साबणिया और पुगल किस जिले से संबंधित है, बीकानेर से। जो पुगल तो आपको पता है, बहुत जगह पढ़ते हैं, वैसे याद रह जाएगा साबणिया। ठीक है, साबणिया और पुगल कहाँ से है, बीकानेर से संबंधित है। कुराड़ा है, कुराड़ा नागौर से है। एलाना, एलाना का भी आता है, एलाना जालोर। एलाना कहाँ का है भाई, जालोर का है। याद रखोगे बूढ़ा पुष्कर। ठीक है, पुष्कर आपको वैसे भी याद है, अजमेर का है। कोल महाओली जो है वो सवाई माधोपुर, याद रखना। यहाँ पर यदि भरतपुर भी आ जाता है कुछ जगह, कोहल महाली भरतपुर आ जाता है, जो गलत है। ठीक है, आपको सही कौन सा करना है, कोहल महाली है वो सवाई माधोपुर है, वो सही करना है। ठीक है, मलाहा, मलाहा है वो जो है वो स्थान भरतपुर से संबंधित है। ये आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा यही प्रश्न पूछा जाता है। एक तो पिंड पांडलिया चित्तौड़गढ़ पूछा जाता है, एलाना जालोर पूछा जाता है, मलाहा भरतपुर पूछा जाता है, कोल महाली सवाई माधोपुर पूछा जाता है, किरडोतपुरा, ठीक है, नंदलालपुरा, किरडोत और चीथवाड़ी, ये 3 है वो जयपुर से संबंधित है, ये पूछा जाता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, यहाँ से है प्रश्न बनते हैं। ठीक है, जब अपने प्रश्न आएंगे तब आप याद करोगे कि सर ने बताया था कि यहाँ से प्रश्न बनते हैं और यहीं से प्रश्न बना है भाई। ठीक है, तो ये जो है वो साथ साथ आपको याद करते हुए चलना है। उसके बाद में ये ताम्रकाल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर जो क्षेत्र थे, यहाँ जो क्षेत्र थे वो सभी ताम्रकाल से थे। प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र है वो ताम्रकालीन है, तो ये नाम दिए आएंगे। उसके बाद में आएगा कि निम्न में से जो है कौन सा क्षेत्र है वो लोहकालीन है, तो ये नाम दिए आएंगे। उसके अंदर जो ये आएगा कि निम्न में से कौन सा लोहकालीन है या नहीं है, ताम्रकालीन है या नहीं है, तो उसमें क्या है, अपने को ये सारे जो शब्द है वो याद होने चाहिए। ताम्रकालीन में ये याद होना चाहिए, लोहकालीन में ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो जो धातु है, धातु काल के अंदर ताम्र धातु है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे लोह धातु। ठीक है, लोह धातु के अंदर आपको क्या याद रखना है, ताम्र और कांस्य काल के पश्चात। पहली बात तो ये ताम्र और कांस्य काल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ये स्थान अपने थे उसमें आ गए, कालीबंगा वगैरह उसमें आ गया। फिर ये कहते हैं कि भाई लोह धातु यानी ताम्र और जो कांस्य काल है उसके कंप्लीट होने के बाद में लोहे का ज्ञान और उसका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतकारी घटना थी भाई। ठीक है, तो उसके बाद में जो है वो युगांतकारी घटना थी। कृषि उपकरणों तथा हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे परिदृश्य को ही इन्होंने बदल दिया। यानी जब से जो लोहे की खोज हुई थी और उस काल को है वो लोहे काल कहा गया। उसमें क्या कृषि उपकरण है और हथियारों की क्या है भाई गुणवत्ता है वो बढ़ गई लोहे के कारण। ठीक है, क्योंकि ये मजबूत उपकरण बनने लग गए। राजस्थान में नोह भरतपुर, याद रखना, देखो यहां से आपको याद रखना, यहां से प्रश्न आते हैं। राजस्थान में नोह भरतपुर, जोधपुरा, जयपुर। ठीक है, ये इसमें आप कंफ्यूज कभी मत होना कि जो जोधपुरा सभ्यता है, जो जोधपुरा, ठीक है, जोधपुरा लोहा सभ्यता है, ये कहाँ पर स्थित है, ये जयपुर में है भाई। ठीक है, आप इसको जोधपुर मत कर देना, नाम तो जोधपुरा है लेकिन ये सभ्यता लोहा युगीन सभ्यता है और ये जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, नोह भरतपुर, जोधपुरा, जयपुर। सुनारी, सुनारी कहाँ है, झुंझुनू में। रेंड टोक है, ये आपको पता है टाटा नगर कहते हैं, और टाटा नगर किससे संबंधित है, राजस्थान का टाटा नगर बोलते हैं रेन टोंक को, और टाटा नगर है जो लोहे से संबंधित है भाई। ठीक है, तो इसलिए इसी को क्या बोलते हैं भाई, रेन टोंक बोलते हैं, क्योंकि ये लोहे से संबंधित है। तो ये आपको याद रखना। नोह भरतपुर, देखो मल्हा भरतपुर तो है ताम्र युगीन और नोह भरतपुर है लोहे युगीन। ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग याद रखना। जोधपुरा, जयपुर, और जयपुर के 3 है, नंदलालपुरा, किरडोत और चितवाड़ी ताम्र है, और जोधपुरा एक लोहे युगीन है। ठीक है, और उसके बाद में सुनारी, झुंझुनू, रेन टोक है, ये स्थान है। आदि स्थानों से लोहे संस्कृति के समय अनेक हथियारों और उपकरण मिले हैं। नोह से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत है भाई। ठीक है, ये लाइन भी आ जाती है। मैं कह रहा हूं आजकल जो बोर्ड है वो सीधे सीधे जो है लाइनें उठा करके दे रहा है पेपर में। यहां से प्रश्न दे दिया अगर इन्होंने कि राजस्थान के किस स्थान से लोहे के अवशेष भारत में लोहे युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत है, और ऑप्शन के अंदर बहुत सारे नाम आ जाएगा। सही आंसर अपना 9 हो जाएगा, ये ऑथेंटिक प्रूफ होगा।
ठीक है, 9 आंसर सही हो जाएगा। और उस समय हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये ऐसी लाइनें हैं अपने को याद नहीं हो रहती है, ठीक है, याद नहीं रहती, और यहाँ से सीधा प्रश्न आएगा और उस समय हम कहेंगे कि ये तो जो है नया प्रश्न आ गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। फिर ढूंढने बैठेंगे तब पता चलेगा, कोई स्क्रीनशॉट भेजेगा ग्रुप में कि अच्छा ये तो यहाँ से प्रश्न आया था और ये तो हमने पढ़ रखी थी पुस्तक और हमने तो इसको अच्छे से है वो पढ़ा नहीं था, ठीक है। तो ऐसी गलतियां हैं वो नहीं करनी है, आपको है इसका ध्यान रखना है भाई, ठीक है। 9 है जो भारत में लोह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने का क्या है भाई, महत्वपूर्ण स्रोत है 9 भरतपुर और जोधपुरा और सुनारी झुंझुनू रेनटोक, 4 स्थान है, आपको याद रखना है। जोधपुरा और सुनारी झुंझुनू से लोहे गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखाने के अवशेष मिले हैं। यहां से प्रश्न आता है भाई, लोहे गलाने की जो भट्टियां हैं वो निम्न में से कहां से मिली। एक जोधपुरा ऑप्शन में आएगा और 3 ताम्र उपकरण है, जो ताम्रकालीन जो क्षेत्र है उनके नाम आते हैं, और एक उत्तर आएगा जोधपुरा, ठीक है। और जोधपुरा के साथ में अगर सुनारी आए तो भी कौन सा होगा, लोहे गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र या उपकरण बनाने के कारखाने। ये शब्द याद रखने हैं आपको, यहां से सीधी जो है लाइन आती है, ठीक है, कि किस क्षेत्र से लोहे बनाने की भट्टियां, लोहे गलाने की भट्टियां और उपकरण बनाने के कारखाने, 2 शब्द याद रखने हैं आपको, उपकरण बनाने के कारखाने और एक लोहे गलाने की भट्टियां कहां से मिली भाई, जोधपुरा और एक सुनारी झुंझुनू से मिली। 2 चीज आपको ध्यान रखनी है। रेंड जो है टोंक के अंदर है, राजस्थान का टाटानगर है, को तो लोहे सामग्री की प्रचुरता के कारण प्राचीन राजस्थान के टाटानगर की संज्ञा दी गई है भाई, याद रख लेना। रेन टोंक राजस्थान का टाटानगर है, ठीक है। लोहे गलाने की भट्टियां और जो है उपकरण जो के कारखाने हैं वो कहाँ से मिले हैं आपको, वो जोधपुरा और सुनारी से मिले हैं भाई, ठीक है। उसके बाद के अंदर आपको पूछा जाता है भाई लोहे युगीन के अंदर ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। उसके बाद में जैसे जो है लोहे काल के पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी स्लेटी रंग की चित्रित मर्दबांड संस्कृति का उदय हुआ। अब देखो, चित्रित जो मर्दबांड है, मर्दबांड की संस्कृति का उदय है वो कहाँ से हुआ है, तो किस रंग की मर्दबांड की जो है उदय हुआ है, तो वो है स्लेटी रंग, ठीक है। स्लेटी रंग की जो है वो मर्दबांड है उसका उदय हुआ है किस काल के पश्चात भाई, जो है वो लोहे काल के पश्चात हुआ है, ठीक है। और उस मर्दबांड को क्या कहते हैं भाई, PGW कहते हैं, पेंटेड ग्रे वेयर का है वो उदय हुआ है। और इसके अवशेष कहाँ से मिला है आपको याद रखना है, एक तो विराटनगर से हुआ है और दूसरा जोधपुरा, जयपुर, सुनारी, नोहे आदि स्थानों से मिले, यानी ये वही स्थान है जो हमने पढ़ा, कौन से भाई, लोहे कालीन स्थान पढ़ा, ठीक है। यानी जो मर्दबांड है, जो स्लेटी रंग के जो मर्दबांड है वो कहाँ से मिला है भाई, जहां पर लोहे जो कालीन जो स्थल है, लोहे कालीन जो स्थल है वो सेम स्थल है जहां पर जो मर्दबांड है वो मिले हैं, ठीक है। और इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईस्वी पूर्व में हुआ है। इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान का इतिहास भी ऐतिहासिक युग का है आरंभ हो गया। तो हमने 3 युग पढ़े थे, पहला कौन सा युग पढ़ा था, प्राक युग पढ़ा था भाई, ठीक है। मानव की जो सृष्टि निर्माण के शुरुआत से लेकर के हड़प्पा से पूर्व का जो काल है वो प्राक युग था, यानी जहां पर जो है वो लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, ठीक है। तो वो कौन सा युग था, वो प्राक युग था। उसके बाद हमने पढ़ा था आद्य युग, और आद्य युग हमने पढ़ा था हड़प्पा युग से, हड़प्पा कालीन से, हड़प्पा सभ्यता से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक। कहाँ तक पढ़ा भाई, 600 ईस्वी पूर्व तक हमने पढ़ा। और ये जो युग है, इस युग के अंदर जो है या तो ए स्पष्ट लिखा हुआ है या कुछ लिखित जो साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन इसको आज तक है वो पढ़ा नहीं गया है। और उसके बाद में हमने कहा कि सर ऐतिहासिक युग, ठीक है, हमने कहा कि उसके बाद में तीसरा हमारा जो युग है वो ऐतिहासिक युग है, और इसके अंतर्गत है वो सुस्पष्ट है, सुलिखित है, और जो है उसको अच्छे से पढ़ा भी गया है। वो काल है ऐतिहासिक काल है, और वो 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के वर्तमान काल तक है। यानी तो अब तक जो हमने चीजें पढ़ी थी, ताम्रकालीन हमने पढ़ी थी, एक तो धातु पढ़ा था, 3 तो हमने पाषाण पढ़े थे, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और उत्तर पाषाण, और 2 हमने जो है धातु पढ़े थे, एक तो ताम्र और कांस्य वो मिक्स में पढ़ लिया, और एक हमने लोहे अलग से पढ़ा, ठीक है। ताम्र का प्रश्न आता है और लोहे का प्रश्न आता है, 2 अलग हो गए, और 3 जो है वो पाषाण अलग हो गए। अब तक जितने हमने जो काल पढ़े थे वो किसका भाग थे भाई, वो है वो सभी उनके भाग थे, कहाँ से, जो आद्यकालीन है उसके, और जो प्राक सभ्यता है उसके भाग थे, ठीक है। हमारा जो
अभी जो शुरुआत हुई है वो कहाँ से भाई, कहाँ से आरंभ हुआ है? ऐतिहासिक युग का आरंभ है 600 ईस्वी पूर्व में हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद में हम जो अगली क्लास है, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे भाई राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यता है, यहाँ से हम है वो अगली क्लास के अंतर्गत है वो इस टॉपिक को है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर आपको क्लास हमारी अच्छी लग रही है तो जो है कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।